टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइकोलॉजी सेक्शन के टॉप 100 वन लाइनर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड वन लाइनर्स हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी वर्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम। जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, ये पूछा गया है। तो ग्रीक लैंग्वेज से साइकोलॉजी जो वर्ड है वो लैंग्वेज से ओरिजिनेट होता है, डिराइव होता है। जो साइकोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मीनिंग होता है सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर, और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी या फिर साइंस। ओके, ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ये किसे हम कहते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी? ये विल्हेल्म वुंट का नाम आप याद रखिए। विल्हेल्म वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। थर्ड है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के फादर कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का नाम आप याद रखेंगे, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट है, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। जो फर्स्ट लेबोरेटरी है साइकोलॉजी की वो किसने एस्टेब्लिश्ड की थी? तो विल्हेल्म वुंट ने वो एस्टेब्लिश्ड की थी। लिप्जिंग जर्मनी में की थी, 1879 में की थी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एचपी टेट एग्जाम का कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी जो है वो विल्हेल्म वुंट ने जो एस्टेब्लिश की थी, लिप्जिंग जर्मनी में की थी और 1879 में की थी। और फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया की अगर बात की जाए तो एस्टेब्लिश्ड की थी डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने। डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया में एस्टेब्लिश्ड की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में की और 1916 में इंडिया में की थी। ये 2 पॉइंट्स आप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइन मोटर स्किल्स आर। कि एग्जाम्पल्स क्या है फाइन मोटर स्किल्स के? फर्स्ट है राइटिंग, ड्राइंग, बटनिंग क्लॉथ्स एटसेट्रा। फाइन मोटर स्किल्स कौन से स्किल्स होते हैं जिसमें स्मॉल मसल की मूवमेंट होती है? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे हैंड्स और फिंगर की मूवमेंट्स जिन वर्क को करने में लगती है वो फाइन मोटर स्किल्स होती है। जैसे राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, बटनिंग क्लॉथ हो गया, इनमें हमारे फिंगर्स, हैंड्स की मूवमेंट होती है। तो ये फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स आर। एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती है? 2 तरीके की स्किल्स होती है, एक होती है फाइन मोटर स्किल्स, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि जिसमें स्मॉल मसल मूवमेंट हो, और जिसमें लार्ज मसल मूवमेंट हो, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, किकिंग हो गया, ये सभी क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? अप्लाइड साइंस है या फिर सोशल साइंस है? आपको अगर ये 2 अगर आपको ऑप्शन में दिख जाते हैं तो आप इन्हें ही टिक करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो अप्लाइड साइंस और सोशल साइंस है। ये पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, Who said psychology is a scientific study of activities of individual in relation to environment? ये किसने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी होती है एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट? तो ये वुडवर्थ की स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि ये वुडवर्थ की ये स्टेटमेंट है। मैंने हजारों बार अपने जो साइकोलॉजी के लेक्चर में ये करवा दी है। एक और स्टेटमेंट है 11th पॉइंट, Who said educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning? ये स्टेटमेंट किसकी है? ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये स्किनर की ये स्टेटमेंट है। अगर आपको डिटेल्ड में इसे साइकोलॉजी की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस डिटेल में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है। ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज की साइंस है? ह्यूमन बिहेवियर की ये साइंस है। नेक्स्ट है 13th पॉइंट, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। जो डेवलपमेंट क्या होती है? क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। जबकि ग्रोथ हम क्या पढ़ते हैं? ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जिसमें हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे हाइट, वेट हो गया, ये
ग्रोथ के अंडर आता है, जबकि डेवलपमेंट में बहुत सारे डोमेन आते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होते हैं डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वूम्ब टू टूम्ब जो है वो डेवलपमेंट चलती है। ये पॉइंट आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी और फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी जो है वो जीन पियाजे को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप ये भी आप याद रखेंगे, जीन पियाजे का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो ये वन लाइनर यहाँ पे लिखे गए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होते हैं, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट कौन है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज की। इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड क्या होता है? इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड होता है बर्थ टू 2 ईयर्स। हम यहाँ पे बाकी जो स्टेजेस है 5 स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, उन्हें भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5 स्टेजेस कौन कौन सी होती है? इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 ईयर्स तक, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 3 to 6 ईयर्स तक, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड स्टेज 6 to 12 ईयर तक, उसके बाद होती है एडोलेसेंस स्टेज जो कि टीन एज भी जिसे कहते हैं 13 to 19 होती है एडोलेसेंस। उसके बाद आता है अडल्टहुड जो होता है वो 20 से अबव चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 17th पॉइंट, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि फास्टेस्ट जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो किस स्टेज में होती है? तो आप याद रखेंगे ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है? फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। जल्दबाज बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में लैंग्वेज को सीखता है। और आप अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से क्या याद रखेंगे? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की जो टाइम पीरियड होता है वो 3 to 6 ईयर्स होता है। टॉय एज और प्री गैंग एज भी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को कहते हैं। और एनिमिस्टिक थिंकिंग, बच्चा जो है वो सभी चीज़ों को लिविंग सोचता है। लिविंग जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे जो है वो डॉल के साथ खेलते हैं और डॉल को वो क्या कहता है, क्या सोचता है कि डॉल भी एक लिविंग थिंग है, ऐसे वो सभी चीज़ों को ट्रीट करता है, उसे एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। तो ये अर्ली चाइल्डहुड का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अर्ली चाइल्डहुड में आप इतने पॉइंट आप याद रख सकते हैं। हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और बाकी 21 डिटेल्ड हमने साइकोलॉजी के 21 चैप्टर डिटेल में किए हैं। अगर आपको वो डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल में साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कौन सी स्टेज होती है? वो एडोलेसेंस स्टेज होती है। ये स्टेटमेंट किसकी है कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म? तो ये स्टैनली हॉल की एक स्टेटमेंट है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं एडोलेसेंस इज आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये भी हमने कई बार अपनी वीडियोस में रिवाइज कर ली है कि एरिक एरिक्सन की ये स्टेटमेंट है कि एडोलेसेंस इज आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड। नेक्स्ट हम 19th पॉइंट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्फेलोकॉडल। स्फेलोकॉडल जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है? स्फेलोकॉडल का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि डेवलपमेंट अकर फ्रॉम हेड टू टो। जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे अकर होती है? हेड से टो तक, सिर से पैर तक जो है वो डेवलपमेंट अकर होती है। उसी तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में एक और कंसेप्ट की बात की थी, प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल क्या कहता है कि डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड, कि सेंटर ऑफ बॉडी से आउटवर्ड की तरफ डेवलपमेंट होती है। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में बात की थी। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में ये देखा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th पॉइंट जो है, ईच एग सेल हैज अ क्रोमोसोम। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ईच एग सेल हैज एक्स क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन में, यानी कि पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम 2-2 की पेयर में। तो 23 पेयर्स हुए क्रोमोसोम्स के। एक्स वाई जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो मेल में होते हैं और एक्स एक्स जो होते हैं वो फीमेल में होते हैं, और दोनों में जो कॉमन होता है वो एक्स क्रोमोसोम होता है। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर है कि ईच सेल हैज एक्स क्रोमोसोम। ये आप याद रखेंगे। 21st पॉइंट है, इन नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, नेचर इज की एक डिबेट हमने डिटेल में पढ़ी थी, नेचर और नर्चर डिबेट। ये क्या डिबेट है? नेचर इसमें हेरिडिटी है और नर्चर इसमें इन्वायरमेंट है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नेचर इस डिबेट में क्या है? तो नेचर आप हेरिडिटी आप याद रखेंगे और नर्चर क्या है? इन्वायरमेंट है। ये डिबेट क्या है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में से कौन सा फैक्टर ऐसा है कि जो मोस्ट इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को। ये इस तरीके की ये एक डिबेट है जिसमें नेचर हेरिडिटी है और नर्चर इन्वायरमेंट है। इतना ही पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 22 पॉइंट, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल का नाम आप फादर ऑफ जेनेटिक्स में याद रखेंगे, जिन्होंने क्या है एक
पीज एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि मटर के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था, और 3 लॉज की बात भी इन्होंने अपने उस एक्सपेरिमेंट में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 23, 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी आर। हेरिडिटी के 3 लॉज है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन। हम हजारों बार ये अपनी वीडियोस में जो है वो रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट बार जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्या पॉइंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे और क्या कहते हैं? उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इस बार जो है वो आपको नया क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड यहां पर लिखा है, ग्लैंड को क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। एजुकेशनल साइकोलॉजी का ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। कई बार हमने ये रिवाइज कर लिया है कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। जो मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं वहां से तो 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद। इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियसनेस किससे रिलेटेड होती है? स्ट्रक्चरलिज्म से ये रिलेटेड है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म हमने कौन पढ़े हैं। हमने स्टार्टिंग में ही अपनी वीडियो में फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म की बात की थी। नेक्स्ट है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड बाय विच मेथड। ये भी एक्सपेरिमेंट जो मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किस मेथड से स्टडी होता है? तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो है वो स्टडी होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये भी हमने कई बार अपनी वीडियो में पढ़ लिया है। नेक्स्ट है मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड इज। कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है? तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विच मेथड इज यूजफुल फॉर स्पेशल नीड एंड प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रंस। कि कौन सा मेथड जो होता है वो स्पेशल नीड और प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन के लिए यूजफुल होता है? तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये यहाँ पे गलत लिखा है। एक्सपेरिमेंटल मेथड यूजफुल नहीं होता है स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी जो मेथड है वो मोस्ट यूजफुल होता है स्पेशल नीड चिल्ड्रन और प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन से। तो हमने ये कई बार ये क्वेश्चन भी किया हुआ है। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल मेथड गलत लिखा है इसका आंसर। आप एक और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शायद चिल्ड्रन के लिए कौन सा मेथड यूजफुल होता है। ये पॉइंट भी हम कई बार अपनी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 30th पॉइंट जो है फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी? यानी कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है? सिगमंड फ्रॉइड जो है वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस है। नेक्स्ट पॉइंट है डैश कंटेन मेमोरीज, डिजायर्स, फियर्स एटसेट्रा। यानी कि साइको एनालिसिस थ्योरी में जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने 3 माइंड की बात की थी, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? प्रेजेंट से रिलेटेड जो हमारे प्रेजेंटली हमारे माइंड में थॉट्स और फीलिंग चले होते हैं वो कॉन्शियस माइंड में हमारे स्टोर रहते हैं। जो हमारे कुछ पास्ट की मेमोरीज होती हैं, फियर्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेव रहते हैं। यही यहाँ पे पूछा गया है कि डैश कंटेन्स मेमोरीज, डिजायर्स, फियर्स एटसेट्रा। तो अनकॉन्शियस माइंड में ये सेव होते हैं। नेक्स्ट है इड वर्क ऑन डैश। इड वर्क ऑन डैश। तो इड वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। हमने डिटेल्ड वीडियो में यहां पे बात की थी कि इड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो प्लेजर प्रिंसिपल पर जो है वो इड वर्क करता है। इसी थ्योरी में जो सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है, इसी में ही उसने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात भी की थी। इड कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ईगो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो रियलिटी प्रिंसिपल पर जो है वो ईगो वर्क करता है। ईगो क्या करता है? क्रिएट डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म को क्रिएट करता है। इड, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल कि एक जो शुगर का पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, उसे क्या कहते हैं कि उसे मिठाई एक देते हैं। तो उसका इड क्या कहता है कि मैं इड क्या कहेगा कि इड क्या करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि जिस चीज से खुशी मिलती है। तो शुगर के पेशेंट को क्या होता है कि मिठाई खाने का ज्यादा मन करता है। तो इड क्या कहेगा उस पेशेंट का कि मुझे मिठाई खानी है, तो मैं खा लेता हूं मिठाई। तो इड बोलता है कि मैं मिठाई खाऊंगा। उसके बाद ईगो क्या होता है? ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे
वर्क करता है। और जो सुपर ईगो होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है इड का। तो सुपर ईगो क्या बोलेगा, इड का बिल्कुल उल्टा कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। और ईगो क्या बोलता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है कि मैं मिठाई खा लेता हूं पर एक ही मिठाई खाता हूं, 2 पीस में नहीं खाऊंगा। ओके, तो ये है इड ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट, जो मैंने डिटेल्ड में आपको अपनी डिटेल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको करवाया है। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं पूरे कंसेप्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय। ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये भी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, जिसमें उसने 5 स्टेजेस की बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इज। लास्ट स्टेज कौन सी है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की? तो जेनिटल स्टेज जो है वो लास्ट स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कौन कौन सी स्टेजेस है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में? तो 5 स्टेजेस की बात की थी सिगमंड फ्रॉइड ने। कौन कौन सी? ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज जिसमें 5th स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की। नेक्स्ट पॉइंट गर्ल अट्रैक्ट मोर टूवर्ड फादर इज कॉल्ड। कि गर्ल क्या होती है, ज्यादा अट्रैक्ट होती है अपने फादर के टूवर्ड, इसे क्या कहते हैं? तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आप याद रखेंगे। और बॉयज क्या होते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं अपने मदर की ओर, तो उसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 37th पॉइंट साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय। जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है? वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी हमने पढ़ी थी, एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टेजेस इन एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट आर। कि कितनी स्टेजेस जो है वो एरिक एरिक्सन ने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में दी थी? तो 8 स्टेजेस की बात साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में एरिक एरिक्सन ने की थी। एरिक एरिक्सन की एक स्टेटमेंट भी आप याद करेंगे कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये एरिक एरिक्सन की स्टेटमेंट है, जिसमें उसने 8 स्टेजेस की बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट है जीन पियाजे से रिलेटेड। कि जीन पियाजे क्या था? एक स्विट्जरलैंड का साइकोलॉजिस्ट था और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। आपसे कई बार पूछा जाता है कि जीन पियाजे कैसा कंस्ट्रक्टिविस्ट है? तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। कहाँ का साइकोलॉजिस्ट है? स्विट्जरलैंड का साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे। ओके, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है Who said children are little scientists? ये किसने कहा था? तो ये जीन पियाजे ने ये कहा था। और जीन पियाजे ने क्या कहा था कि लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन थिंकिंग, ये भी जीन पियाजे का पॉइंट है। और डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस भी जीन पियाजे ने ही कहा था। ये 3 पॉइंट आप जीन पियाजे की स्टेटमेंट्स याद करेंगे यहीं पे। नेक्स्ट है 41 पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज कॉल्ड। ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी में पैकेट के रूप में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्कीमा कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है स्कीमा से भी आपके एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन इज इन स्कीमा इज कॉल्ड। स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन ऐड करना उसे क्या कहते हैं? उसे एसिमिलेशन हम कहते हैं। ये जीन पियाजे की थ्योरी में ही जो है वो हमने पॉइंट्स पूरे हमने पढ़े थे। और मॉडिफाई अगर हम इंफॉर्मेशन करते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में तो उसे अकोमोडेशन कहते हैं। अगर आपको डिटेल्ड में ये कंसेप्ट समझने हैं तो आप हमारी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो में जो है वो आप हमारी प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है 43rd पॉइंट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड क्या है? तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 4 स्टेजेस की बात की थी जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और 4th स्टेज थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जिसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो टाइम पीरियड था वो 7 to 11 ईयर्स था। हम बाकी के टाइम पीरियड भी रिवाइज कर लेते हैं। सेंसरी मोटर का जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2 ईयर्स है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड 2 to 6 ईयर्स था। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड अभी हमने पढ़ा 7 to 11 और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो 12 to 15 हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट है 44th पॉइंट चाइल्ड बिगिन टू एक्वायर वोकैबुलरी इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि चाइल्ड क्या है? वोकैबुलरी एक्वायर करना शुरू करता है कौन सी स्टेज में? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो हमने 4 स्टेजेस अभी पढ़ी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो प्री ऑपरेशनल ऐसी स्टेज है जिसमें जो है वो बच्चा जो है वो एक्वायर करता है वोकैबुलरी को। और एनिमिस्टिक थिंकिंग भी जो है वो बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होती है। ये दोनों पॉइंट आप प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड याद रखेंगे। नेक्स्ट है 45th क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये कौन सी जो है वो जीन पियाजे की स्टेज में जो है वो कॉग्निटिव स्टेज में
आ जाती है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये जो है वो लास्ट स्टेज जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ये होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो एक ह्यूमन में आ जाती है। नेक्स्ट है 47th पॉइंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो किस स्टेज में आती है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो किस स्टेज में होती है बच्चे में। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मीनिंग है कि जो चीज़ें जो है वो बच्चे के सामने होती है, बच्चे के माइंड में वही वो चीज़ें रहती हैं, और अगर बच्चे के सामने से वो चीज़ें हटा दी जाए तो बच्चे के माइंड से भी वो बातें हट जाती है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, कई बार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है सोशियो कल्चर थ्योरी इज गिवन बाय। जो सोशियो कल्चर थ्योरी है ये किसने दी थी? तो हमने सोशियो कल्चर थ्योरी में जो है वो लिव विगोर्स्की की हमने थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें विगोर्स्की ने 3 फैक्टर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं उसकी बात की थी। कौन कौन से फैक्टर? सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 फैक्टर जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फुल फॉर्म ऑफ ZPD। ZPD की फुल फॉर्म क्या है? ये भी हमने ZPD का कंसेप्ट हमने विगोर्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी में पढ़ा था। स्कैफोल्डिंग का पॉइंट हमने इसी थ्योरी में पढ़ा था, और MQ का पॉइंट भी हम विगोर्स्की की थ्योरी में पढ़ते हैं, जिसमें ZPD की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये पूरा कंसेप्ट हमने अच्छे से अपनी डिटेल्ड वीडियो में क्लियर किया है। नेक्स्ट है 50 पॉइंट, जो टाइप्स ऑफ स्पीचेस एंड लर्निंग इन विगोर्स्की थ्योरी, कि विगोर्स्की की थ्योरी में कितनी टाइप्स ऑफ स्पीचेस और कितनी टाइप ऑफ लर्निंग की बात विगोर्स्की ने की है। तो विगोर्स्की ने अपनी थ्योरी में 3 टाइप्स ऑफ स्पीचेस और 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात अपनी थ्योरी में की थी। कौन कौन सी स्पीचेस? सोशल स्पीच जो 2 ईयर्स में आती है, प्राइवेट स्पीच जो 3 ईयर्स में आती है, और इनर स्पीच जो 7 ईयर में आती है। और 4 टाइप्स की लर्निंग कौन कौन सी? कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग और पीयर लर्निंग। तो ये जो है वो विगोर्स्की ने अपनी थ्योरी में जो है वो बात की थी। तो ये 50 जो है वो 1 लाइनर्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, जो कि आपके एग्जाम में कोई भी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को ये मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपको तभी लेके आएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जो है आप लाइक इस वीडियो को करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।